वेलकम बैक नाजरीन। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में तालीम, तहकीक, रिसर्च और तरक्की, इसके फ़रोग के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान में इन तीनों पर क्या काम हो रहा है और तीनों का ताल्लुक़ माशरे से है, मुल्क की तामीर से है, मुस्तक़बिल से है, हमारे अम से है, हमारी नस्लों से है और हमारी तरक्की पर इन्हिसार करता है। ये सारा जो तालीम का निज़ाम है, इसके हवाले से मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर असद शाह साहब मौजूद हैं। आपने पीएचडी कर रखा है जेनेटिक्स में और इस वक्त बरतानिया में अपनी जो पाकिस्तान से हायर एजुकेशन बोर्ड है, कमीशन है, उन्होंने इन्हें भेजा था। आजकल मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के साथ अपनी रिसर्च पर हैं। और चौधरी शबीर अहमद कटारिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक़ है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर के पहले साइंसदान जिन्होंने इन्वायरमेंट में, माहौलियात में पीएचडी की है और आपकी दोनों डिग्रियां पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी दोनों जो है वो ब्रूनो यूनिवर्सिटी से है। उन्हें हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सबूर साहब, बहुत शुक्रिया। जब मैंने 2 साल पहले तकबीर टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया था तो आप फिज़िकली उस वक्त इतने बिज़ी नहीं थे और मेरे सबसे पहले प्रोग्राम में आपने शिरकत की थी। आज हम तालीम के फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहेंगे? शिराज साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एजुकेशन या एनवायरनमेंट के हवाले से कोई स्टेज पे बात करें। जी, तो एजुकेशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें यूके से या साउथ एशियन जो एजुकेशन है उसको आप यूरोपीय एजुकेशन से कंपेयर करें तो आपकी आवाज़ बहुत डॉक्टर साहब हल्की आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। आप जब एजुकेशन सिस्टम को और एजुकेशन को आप कंपेयर करें पाकिस्तान की या इंडिया की साउथ एशियन एजुकेशन को आप यूरोप से, तो पाकिस्तान में जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है वो मैं ये समझता हूँ कि वो एजुकेशन यूके से किसी लिहाज से कम नहीं है पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो जो यूके की एजुकेशन है वो कई दर्जे बेहतर है पाकिस्तान इंडिया में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रिसर्च की और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और जो एजुकेशन है वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है और अप्लाइड किस्म की रिसर्च है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में अभी तक मेरे ख्याल में कोई 5% इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे कि जो रिसर्च बेस्ड अप्लाइड रिसर्च बेस्ड हैं। बाकी 95% जो रिसर्च है पाकिस्तान में वो अप्लाइड नहीं है, वो एकेडमिक रिसर्च है। इसलिए जो यूके या यूएसए में जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, वो कई दर्जे बेहतर है कंपेयर टू साउथ एशिया के। लेकिन जो आप ये समझते हैं स्कूल के या कॉलेज लेवल की एजुकेशन है वो पाकिस्तान और इंडिया में भी बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, ये इन्वायरमेंट और इस्लाम का आपस में, माहौलियात और इस्लाम का आपस में कोई ताल्लुक है? सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। जी, इस्लाम अगर आप देखें, इसको इन डेप्थ देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम और इन्वायरमेंट का, आपने कहा कि क्या ताल्लुक है, इस्लाम और इन्वायरमेंट में ही ये एक दूसरे का, इनका मैं ये समझता हूँ कि 100% एक दूसरे से ताल्लुक है। जी, एक में आपको इसकी आप एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस्लाम में ये है कि आपकी जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। जब निस्फ ईमान आपकी सफाई है तो इन्वायरमेंट है ही यही चीज। इसका मतलब आपका निस्फ ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप इन्वायरमेंट को कंसिडर नहीं करते। ठीक है। आपके ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपकी सफाई है, जी, यही आपका निस्फ ईमान है। और अगर आप जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं उन सबको देखें तो इस्लाम जितना इन्वायरमेंट से करीब है इतना कोई मजहब करीब नहीं है। और कुरान की आप एक एक आयत को पढ़े तो वो आपकी इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। जी, आप देखें कि हम जिस नबी से ताल्लुक रखते हैं, 1,24,000 पैगंबर आए इस दुनिया में और उनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। लेकिन इनको उन नबियों पे फोकस भी है, प्रायोरिटी भी है। वो इसलिए है कि इससे पहले जो नबी आए वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी और वो एक खास उनकी स्पेसिफिकेशन थी। वो या किसी खास कबीले के, खास किसी कौम के, जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे या इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको गुड था। तो इस तरह से उनके अपने अपने एरियाज थे, अपने अपने सेक्टर्स थे, अपनी अपनी फील्ड थी। तो
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इनको फौकियत इसलिए है कि ये तमाम जहानों के नबी हैं। ये इंसानों के नबी भी हैं, ये परिंदों के नबी भी हैं, ये जानवरों के नबी भी हैं। एक दफा एक ऊँट ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी। ये पत्थरों के नबी भी हैं। ये जो आपका पत्थर जो खाना काबा में लगा हुआ ये असवद, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था। तो इस तरह से ये जो हमारे नबी हैं, ये रहमतुल आलमीन हैं। ये मुसलमानों के नबी भी हैं, ये काफिरों के भी हैं, ये क्रिश्चियन के भी हैं, पूरी इंसानियत के, पूरी हर इंसानियत, चरिंद तबके के परिंद, नबी सब हैं। सब हम मखलूकात उस के। जी तक रखते हैं, तो उसमें हमारा फर्ज ये बनता है कि हम वो काम करें जो इंसानियत का लिए भला हो। इसमें आप अगर कोई काम हम ऐसा करते हैं कि जिससे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट है उसको नुकसान पहुंचता है या एनिमल को नुकसान पहुंचता है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माना फरमाया है, इस्लाम ने भी माना फरमाया है, और ये इन्वायरमेंट को भी हम डैमेज कर रहे होते हैं। हमारी कई ऐसी एक्टिविटीज है, चूंकि ये इतना लंबा टॉपिक है कि ये आपको फोन की एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे सकता। तो इसमें आप देखें कि हमारी एक्टिविटीज जितनी भी हैं, ये हमारे इर्द गिर्द जो ये एयर है, ये जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इससे तमाम इंसानों की लाइफ डिपेंड है। ठीक है। और जब हम इस सिस्टम को डैमेज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंसानों को किल कर रहे हैं। तमाम ह्यूमन जो हमारे ये ह्यूमन बीइंग है, हम उनको किल कर रहे हैं, हम एनिमल को किल कर रहे हैं। तो ये इस्लाम ने किसी सूरत से भी ये इजाजत नहीं दी है। इसलिए ये सारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट और इस्लाम जो है ना, ये एक दूसरे से कहीं जुदा नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट है, ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। जी डॉक्टर साहब, वेरी ब्रीफली, आप क्रैनफोर्ड कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं बरतानिया में, इस हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी स्टूडेंट्स जो या यूरोप के अंदर हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ का कोई थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें? सर, जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अगर पार्टिकुलरली हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो साउथ एशियन कंट्रीज से हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से आई, तो वहाँ से दो किस्म के स्टूडेंट आते हैं। एक वो जो गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट होते हैं, उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। वो एक अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं, एक उनका जो है ना एम होता है, वो यहाँ कंप्लीट करते हैं, वापस चले जाते हैं। उनका अगर कोई मसला है भी, तो उनके पास टाइमिंग कल्चरल शॉक हो जाएगा या होम सिकनेस हो जाएगी, तो वो पास टाइमिंग होती है। लेकिन दूसरे वो स्टूडेंट आते हैं जो जिनको पेरेंट्स ने पे करते हैं या वो खुद पे करते हैं, और वो जहन में ये रख के आते हैं कि हमने पढ़ना भी है और साथ जॉब भी करनी है। तो उनका सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे आता है फीस का फाइनेंस का है। अब जो नई रिस्ट्रिक्शन, नई जो लेजिस्लेशन, हमारे इमिग्रेशन के जो नए कैप्स हैं, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो फीस का हो रहा है। क्योंकि फीस कॉलेज में स्टूडेंट ने पे करनी है और स्टूडेंट ने रेगुलर कॉलेज में पढ़ना भी है। स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं है कि वो जो है ना वो जॉब कर सके। अगर जॉब नहीं करेगा तो वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाएगा, कॉलेज की फीस नहीं दे पाएगा, वो अकोमोडेशन भी नहीं कर सकता। इस लिहाज से स्टूडेंट अभी जो इंटर में है, वो उनको इतने प्रॉब्लम में है कि वो आपको उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जो पुराने आए हुए जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो वहीं से अपना पूरा प्लान करके आते हैं कि ठीक है हमारे पास इतना बजट है, हमने करना है। जो पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं, वो उनमें से मैं जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें 80% स्टूडेंट जो है ना वो ट्रैवल में, और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फाइनेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये इसलिए आपसे पूछा कि देखें, हमारा जो दीन है, मज़हब है, दीन इस्लाम है, उसने इन्वायरमेंट के बारे में आज साइंस बोलना शुरू किया है। उसमें डिग्रियां आई हैं मौलियात पे और इस चीज़ों पे, लेकिन इस्लाम तो बहुत पहले से इस्लाम ने हमें इसका दर्स दिया और इसका ख्याल रखने के लिए कहा है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में आपसे बात होती रहेगी। तकबीर टीवी में मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, इन्वायरमेंट और जेनेटिक साइंस का कोई आपस में कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल। किस तरह? असल में इसके लिए हमें देखना होगा कि जेनेटिक्स की साइंस क्या है। बुनियादी तौर पर जेनेटिक्स डीएनए से इससे रिलेटेड है। डीएनए वो इंसान या जानवर या पौधे के अंदर मौजूद या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, इवन कुछ वायरसेस के अंदर भी मौजूद है। तो डीएनए जिन चीज़ों से मिल के बनता है, जैसे 4 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उन्हीं का ही तगय्युर और तबद्दुल कायनात के जितना रंग है, दुनिया के अंदर जितना रंग है,
जितनी खूबसूरत ज़िंदगी हमें नज़र आ रही है, चरिंद परिंद, फूलों के रंग, इंसानों की आंखें, जेनेटिक साइंस बुनियादी के लिए ह्यूमन बीइंग हो या प्लानेट की हो, एक ही वो प्लांट्स की हो, डीएनए, एक ही है, वो डीएनए है, एक ही है, एक ही है, उसका प्रिंसिपल्स, उसके उसूल वो एक ही हैं। हत्ता कि एक रेंगता हुआ जो कीड़ा है उसके अंदर भी वही डीएनए मौजूद है जो एक त्योहकल इंसान के अंदर मौजूद है, जो एक बड़े इंटेलेक्चुअल के अंदर मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसके जो कीड़े का जो डीएनए है उसके अंदर मौजूद जो जीन्स हैं उनका कम्बिनेशन डिफरेंट है। उनके अंदर मौजूद जो 4 बेसिस हैं जिनका मैंने A, T, G और C कहा, वो 4 हरूफ आपस में डिफरेंट तगय्युर के साथ जुड़े हैं, तो वो कीड़ा बन गया और हम इंसान बन गए क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर वो डिफरेंट तरतीब के साथ जुड़े हैं। सूरत दीगर डीएनए जो है अगर आप निकाल के बाहर रख देंगे तो आप देखेंगे कि वही बेसिस हैं जो इंसान का डीएनए है और वही कीड़े के बेसिस हैं और वही पौधे के अंदर है। अब आपने कहा कि एनवायरनमेंट का जो ताल्लुक है, एनवायरनमेंट में जैसे अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के एक्सरे ना करवाए जाए, तो इसलिए मतलब ये होता है कि ज़्यादातर एक्सरे से मना किया गया है कि एक्सरेज जाके आपके डीएनए पर ऊपर हिट करते हैं। डीएनए की जो बेसिस मैंने आपको बताई हैं वो 4, उनकी तरतीब में गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए मना किया जाता है, अवॉइड करना चाहिए एक्सरेज को, और स्पेशली बच्चों के एक्सरेज को। अब जब हमने एनवायरनमेंट ख़राब करना शुरू कर दिया हुआ है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कर दिया हुआ है, सूरज की छाएँ ज़मीन पे आ रही हैं, नेचुरल प्रोसेस ये है कि सूरज की छाएँ आके ज़मीन के साथ टच हों और उनमें से कुछ जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने मोतदिल बनाया है दर्जा हरारत को हमारे लिए, वो टकरा के वापस जाती हैं, उस फ़ज़ा के हिसार को तोड़ के ऊपर चली जाती हैं ताकि हमें ज़्यादा दर्जा हरारत ना लगे। लेकिन अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा हो गया, हमारे ऊपर एक गिलाफ चढ़ गया, जैसे एक रज़ाई आपने अपने ऊपर ओढ़ ली हो कार्बन डाइऑक्साइड की। अब वो शुआएँ ज़मीन पे ऊपर लग तो रही हैं सूरज से आके, लेकिन बहुत सारी ट्रैप हो रही हैं, वापस जा नहीं पा रही स्ट्राइक होके। उससे 1 दर्जा टेम्परेचर जो है दुनिया का वो हर साल बढ़ रहा है। जब 1 दर्जा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हमारे डीएनए उससे अफेक्ट हो रहा है। और फिर जब माहौलियात के हवाले से आपने कहा, जब आइस ग्लेशियर्स गलते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ के पोल्स के ऊपर आइस ग्लेशियर्स हैं, वो अल्लाह ने ऐसा सिंक रखा है कि हीट प्रोड्यूस होती है और वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो पिघलना शुरू हो गए हैं तो अब देखें आप सैलाब अनहोने आना शुरू हो गए हैं। जब वो पिघलेंगे तो दर्जा हरारत जो बढ़ेगा उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं होती उन आइस ग्लेशियर्स के अंदर। दर्जा हरारत बढ़ेगा, हमारा डीएनए इफेक्ट होगा, जब डीएनए इफेक्ट होगा हमारी जेनेटिक्स इफेक्ट होगी और पौधे मरना शुरू होंगे, पेड़ मरना शुरू होंगे। और जैसे डॉक्टर सबूर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बिल्कुल वो सही कह रहे थे कि एक कीड़े का मरना या एक पेड़ का मर जाना, बेसिकली वो इंसानियत का मर जाना है। वो कैसे है? इस तरह से कि एक कीड़ा जो एक छोटे से पेड़ को खाता है और उस कीड़े को एक उससे बड़ा जानवर खाता है और उस जानवर को हम खाते हैं, और एक फूड वेब अल्लाह ने बनाया है कि जिसमें एक चीज़ की फना में दूसरे की बका, लेकिन एक कंट्रोल की हद तक। जो ही हम अल्लाह की हुदूद से तजावज़ करते हैं तो फिर इम्बैलेंस होता है। जब इम्बैलेंस होता है तो वही साइंस ये कहती है कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये तगय्युर और तबद्दुल आता है माहौल में और इस वजह से ये जो लावे फटते हैं, सैलाब आते हैं, ये मामलात होते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि ये कुदरती आफात आएंगी, तो यहाँ दोनों का आपस में क्लैशेस होता है या दोनों में कोई ममासलत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुदरती आफात एक तो वो है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जानवर निकलेगा ज़मीन से और वो एक सूर फौंका जाएगा और कायनात ख़त्म हो जाएगी। देखिए हमारी औकात में एक साइंस का तालिब इल्म हूँ, मैं अपने बच्चों को यही बताता हूँ कि बेटा खुलिया जो है इंसानी जिस्म या किसी भी चीज़ का, जिंदा चीज़ का जिस्म जो है खुलियों से बनता है। खुलिया ऐसा ही है, सेल ऐसे ही है जैसे एक मकान के अंदर ईंट हो। तो मैं उनसे कहता हूँ आओ बेटा लेट अस एंटर इनटू द यूनिवर्स ऑफ ए सेल। जब एक खुर्दबीन ईजाद हुई तो लोगों ने कहा कि खुलिया सबसे छोटा है, फिर उससे पावरफुल खुर्दबीन ईजाद होती रही तो उन्होंने कहा नहीं इसके अंदर कुछ और भी है, और फिर देखा नहीं यार इसके अंदर कुछ और भी है। यही करते करते एक 70 साल की ज़िंदगी में एक शख्स जो है वो खुलिये के अंदर ही जाके मर जाता है, फिर भी उसकी वो एक चीज़ ऑर्गेनली को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। हमारी औकात इतनी ही है जितनी हम अपनी अक्ल इस्तेमाल कर पाते हैं या हम अपनी जीन्स इस्तेमाल कर पाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें कहा है निकलो अल्लाह की हुदूद से, अगर निकलना चाहो तो तुम निकल ही नहीं सकते सिवाय ज़ोर के, और वो ज़ोर इल्म की बात की उन्होंने, इसलिए कि हमें अपनी औकात का भी अंदाज़ा होता रहे। अब आपने साइंस और इस्लाम की बात की थी, या ये कुरान या आपकी ताकीक की कोई ममासलत मिलती है क्या? देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। मैं चूँकि प्लांट जेनेटिक्स का एक तालिब इल्म हूँ, अल्लाह ने कहा कि हमने हर चीज़ को अज़वाज में पैदा किया, जोड़े बनाए हर चीज़ के। अब डीएनए आपस में 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे प्लांट के भी नर और मादा होते हैं, प्लांट्स के भी नर और मादा होते हैं। प्लांट्स में फिर ऐसे हैं जिनमें नर और मादा एक ही फूल के अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके नर और मादा अलग होते हैं। अब अल्लाह ताला ने देखें एक बात की है, नर और मादा भी एक बड़ी स्टेज पे आ जाते हैं ना। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं,
उनके लिए कहा गया असल में कि वो अज़वाज हैं। फिर पौधों के बारे में कहा गया कि हम एक ही तरह की ज़मीन से, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उनकी एक आयत का मफ़हूम है, हम एक ही तरह की ज़मीन से नबातात उगाते हैं और वो एक तरह की खुराक हासिल करते हैं, लेकिन उनके जायकों में इख्तलाफ है, उनके जायके मुख्तलिफ हैं। इसमें अहले अकल के लिए निशानियाँ हैं। अब ये जेनेटिक्स की तरफ था, वेरिएशन जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि वो डाइवर्सिटी है, इनको देखो। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी खजूर का जो पेड़ है उसके ऊपर फल नहीं लगता। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाओ फ़लाँ सहाबी के जो बाग है वहाँ से एक खजूर का गुच्छा जो है वो तोड़ लाओ, तो उस गुच्छे को अपने पेड़ के ऊपर आप डस्टिंग करो, तो आपका खजूर का फल पेड़ जो है वो फल देना शुरू हो जाएगा। वो प्लांट ब्रीडिंग थी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात हैं और इल्म का वो कहते हैं आना मदीनातुल इल्म, तो इल्म का वो शहर हैं। तो उन्होंने बताया सहाबी को कि ये प्लांट ब्रीडिंग थी जो वो कर रहे थे, जो आज हमें बताया जा रहा है कि खजूर के पेड़ नर और मादा होते हैं, और नर अगर पेड़ अकेला है या मादा पेड़ अकेली है तो फल नहीं लगेगा, दोनों का क्रॉस होगा तो फल आएगा। तो साइंस बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई अनोखा करने जा रही है। साइंस इंसान को अपनी औकात बताती है, और कुरान ओशन है नॉलेज का, समंदर है नॉलेज का, साइंस कतरा है, और जो इस कुरान है वो समंदर है, और साइंस की हैसियत कतरे की सी है। और साइंस का इल्म महदूद है, वो नहीं जान सकता एक चीज़ के बारे में। एक तबी उम्र एक साइंसदान की 70 बरस में वो एक चीज़ के छोटे से प्रिंसिपल को समझने में भी वो कासर रह जाता है। कायनात तो बड़ी है, और इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कह दी थी कि कायनात अभी ना तमाम है, शायद आ रही है दमदम सदाए कुन फयकून। सो तब्दीली और तगय्युर का जो अमल है, कुन फयकून का जो अमल है, वो हमारी ज़ात के अंदर भी है, हमारे DNA के अंदर भी है, हमारे प्लांट्स के अंदर भी है, ज़िंदगी के अंदर भी चल रहा है। हम इसको सीखते चले जा रहे हैं उस वक्त तक कि अल्लाह ताला इस कायनात की बसात लपेट दे। माशाल्लाह। डॉक्टर असद कुरैशी साहब से गुफ्तगू जारी है, और शबीर मटारिया साहब से भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लंदन स्कूल ऑफ बिज़नेस के CEO हैं, और माशाल्लाह समाजी, सियासी और बहुत सारा तालीमी जो है मैदान आपने सर किया हुआ है। इस वक्त हाल ही में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के चेयरमैन भी बने हैं। मेरी मुराद तो कुरैशी साहब MBE इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उन्हें मैं वेलकम करता हूँ। लंदन स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन के CEO हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं जी? जी शुक्र अल्लाह का। ताक़ कुरैशी साहब, तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क पर मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशआमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टाइम का। मुझे पता है इस वक्त आपकी बहुत अहम कोई मीटिंग चल रही है। ये फरमाइएगा कि हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में जो तालीम है, तहकीक है, रिसर्च है और फिर तरक्की है, उसके फ़रोग के लिए हम जो लोग बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क पढ़े लिखे लोग हैं या जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो लोग कुछ न कुछ हिस्सा डालना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या समझते हैं हम लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या काम हो रहा है? आप मुख्तलिफ़ मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, तालीम एतबार से मुख्तलिफ़ सेमिनार में भी जाते हैं और ख़ुद एक कॉलेज भी चलाते हैं। सबसे पहले इस बारे में क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं ज़रा तस्रीह कर दूं जी कि इसका हमारा जो कॉलेज है उसका नाम लंदन कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उसकी तस्वीर। दूसरा मैं आपका टाइटल यही डिस्प्ले हो रहा है, टाइटल यही डिस्प्ले हो रहा है नाम के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा जो सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और देखने वालों का भी और सुनने वालों का भी कि ये कहतना इतना अहम मौजू है जी कि तालीम और फिर वो भी यूके में जो कि वर्ल्ड वाइड एक रिकग्नाइज्ड एजुकेशन है और इसकी एक अहमियत है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ 7-8 सालों में जो बरतानवी एजुकेशन जो है इसका जो बुरा हाल हम लोगों ने मिलजुल कर किया है, उससे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या दूसरे अफ्रीकी ममालिक हैं, वहाँ बरतानवी तालीम की अहमियत जो वो खो गई है। कि ये अक्सर मेरे एक दोस्त पिछले दिन आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जी अब कोई अगर वेल्स यूनिवर्सिटी से हमारे पास आता है MBA वाला, तो हम उसको मानते ही नहीं कि ये MBA इसने खरीदा होगा शायद। तो ये एक इतना नेगेटिव इमेज जो है वो हम लोगों ने मिलजुल कर इसका बना दिया कि ब्रिटिश क्वालिफिकेशंस की वैल्यू ही नहीं रही है। एक तो ये इशू था, और उस वजह से अब जो यूके बॉर्डर एजेंसी है
उसने बहुत ही इंतहाई किस्म के इकदाम उठाकर कॉलेजों को बंद करना शुरू कर दिया और उनकी स्क्रूटनी और उनकी चेकिंग इतनी सख्त कर दी कि आम कॉलेज तो क्या, बड़े बड़े कॉलेज जैसा कैवेंडिश कॉलेज था वो भी बंद हो गया, जो कि शायद 50 साल से चल रहा था। तो ये जो यूके बॉर्डर एजेंसी के जो इकदाम है उसमें कुछ तो सही थे और कुछ उन्होंने बहुत हैजर्ड किस्म के इकदाम और जल्दी में इकदाम उठाए, जिससे बहुत सारे कॉलेजों को और स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में भी आते हैं और वो बताते हैं जी उन्होंने 3,000 पाउंड फीस दी थी और अब कॉलेज बंद हो गया, अब हम लोग गरीब हैं, कहाँ से फीस लेकर आए। तो फिर हमारा कॉलेज उनके स्कॉलरशिप सामने रखे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलरशिप वगैरह देकर उनको एडमिशन देते हैं, उनको कहते हैं भाई पढ़ो। लेकिन कॉलेजों ने और तलबा ने मिलकर एक इतने अरसा ये एक मनफी काम किया कि वास्ट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की थी वो पढ़ती नहीं थी, बस काम ही काम, और उससे उनका इतना नुकसान हो गया कि वो जिस कॉलेज में आए वो कॉलेज भी बंद हो गए और आगे ना वो कोई पढ़ाई मुकम्मल कर सके और ना कोई MBA हो सका, ना कोई BA हो सका, ना पैसे ही इतने बन सके कि जी को 15-20 लाख पाउंड बना कर कहीं चले जाते, जाके कारोबार कर लेते कोई। लेकिन जो जेन्युइन कॉलेज हैं उनके लिए अब यूके बॉर्डर एजेंसी ने एक बहुत अच्छी एक स्कीम निकाली है कि हर वो कॉलेज जो कि अब ऑपरेट करना चाहेगा उसको क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी जो कि QAA है उसके साथ एक्रेडिटेशन लेनी पड़ेगी। ठीक। अब वो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी QAA जो है वो यूनिवर्सिटियों को वो आकर देखती है, उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके क्वालिटीज को, टीचिंग ऑफ क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट जो है उसको क्या वैल्यू फॉर मनी दी जा रही है। ठीक। और अब ये चीज जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा QA के प्रोसेस से गुजर रहा है, वो 19 तारीख को हो भी गए हैं, दूसरे कोई और कॉलेजेस भी इसी तरह इस प्रोसेस से गुजरेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ये फायदा हो रहा है कि अब कॉलेजेस को क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी और उनको क्वालिटी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 कमरों का कॉलेज बनाकर बैठ जाए और कहे जनाब कि मैं यहां से चला रहा हूं। अब वो कॉलेजेस को QA वाले आकर पूरी जो उसकी जो फैसिलिटीज है उनको देखेंगे, उनके सिस्टम्स को देखेंगे। ठीक। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेजेस के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए ये एक बहुत ज्यादा फायदा हो गया है कि अब इसको फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, अब इसकी तालीम की जो वैल्यू है बाहर के ममालिक में वो भी बढ़ेगी और अब बाहर के ममालिक में ये भी जाएगा कि जी अब यूके में बोगस कॉलेजेस नहीं रहे, तो जो कॉलेजेस अच्छे हैं, जो तालीम अच्छी दे रहे हैं, उनका आगे बिजनेस भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी कॉलेज चला रहे हैं मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फीस पे कर दी है और उनका कॉलेज बंद हो गया है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे अभी? जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है जी कि नेशनल वाले ये इन्होंने कुछ 5 इदारों को आकर इंटरव्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारा लंदन कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको भी उन्होंने आकर इंटरव्यू किया। पूरे 5 कॉलेज पूरे यूके में से उन्होंने किए थे और उन्होंने आकर यूके बॉर्डर एजेंसी को ऑडिट किया, हमसे आकर पूछा कि यूके बॉर्डर एजेंसी क्या काम सही कर रही है, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए सही सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या कॉलेजेस को वो सही सर्विस दे रही है, मॉनिटरिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने ये इशू उनके उठाया था कि भाई आप कॉलेजेस को A रेटिंग में या उनको हाईली ट्रस्टेड में डालते हैं तो जो बैरून ममालिक पाकिस्तान में या इंडियन या दूसरे ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी वेबसाइट से देखकर उस कॉलेज को फीस भेज देते हैं कि जी ये रिकग्नाइज्ड इदारा है, यूके बॉर्डर एजेंसी ने अपनी लिस्ट में उसको डाला हुआ है। वो दूसरे दिन ही जो है कॉलेज बंद हो जाता है। अब अगर लोगों ने कोई 5 लाख पाउंड फीसें दे दी हैं स्टूडेंट्स ने, अब वो 5 लाख पाउंड कॉलेज को तो आ गया, लेकिन जो तालिब इल्म सारे आए वहां पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से, उनके तो बेचारों की सारी पूंजी चली गई। ये हमने नेशनल ऑडिट ऑफिस वालों को ये बताया है और इस पर अब एक पूरा एक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरीके से उन स्टूडेंट को फीस भी वापस लौटाई जाए कि जो कॉलेज अपने तरह से बंद होते हैं तो स्टूडेंट्स की फीस जो है वो उनको वापस लौटाई जाए। तो यूके बॉर्डर एजेंसी इस पर अभी काम कर रही है जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी या कश्मीर से आने वाले जो तलबा तालबात हैं लंदन में और इर्द गिर्द में, चूँकि ये इमिग्रेशन की ने कुछ पाबंदी भी लगा दी है, काम की सूरत हाल भी इस मुल्क की कुछ सही नहीं है, बहुत सारे जो हमारे तलबा तालबात हैं, हमारे पाकिस्तानी फ्यूचर हैं,
वो बेचारे बेरोज़गारी के आलम में या तो भीख मांग रहे हैं या फिर बहुत कम वेजेस पे कहीं काम कोई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा घंटे 20-20 घंटे तक जो है वो बेचारे घूमते रहते हैं इधर उधर जॉबों की तलाश में। तो उनकी हम लोग कैसे मिलजुल कर कोई मदद कर सकते हैं? आपने इस बारे में कुछ सोचा है? जी बिल्कुल जी, हमने तो इसके लिए बाकायदा 1 लाख जी 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 डॉक्टर साहब। हमने तो इसके लिए बाकायदा 1 लाख पाउंड का स्कॉलरशिप रखा हुआ है जी। और जो स्टूडेंट्स इस तरह बेचारे फंस जाते हैं कि उधर फीसें पे कर दी और उधर कॉलेज बंद हो गया, हमने उनके लिए बाकायदा 1 लाख पाउंड के स्कॉलरशिप रख के ऐसा एक इंतजाम किया हुआ है कि वो स्टूडेंट आकर हमारे पास एडमिशन ले, बहुत ही नॉमिनल किस्म की वो फीस पे करे, बाकी जो है वो अपनी किस्त फीस पे कर सकता है। और ना दे सके तो उसको फुल स्कॉलरशिप भी है, 50% स्कॉलरशिप भी उसको दिया जा रहा है। तो हम अपने तौर पर तो एक पाकिस्तानी होने के नाते ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हम ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके कॉलेज बंद हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा कसूर है कि ये भी प्रेफरेंस देते हैं कि कॉलेज ना ही जाए तो अच्छी बात है। ये जी ये भी ऐसे ही करते हैं कि किसी ऐसे कॉलेज में नहीं जाना चाहते जहां पर जो है वो अटेंडेंस की सख्ती हो, जहां पर फीस की सख्ती हो। ये लोग भी उन कॉलेजों में जाते हैं जहां 500 पाउंड में काम हो जाए और जाकर ये एडमिशन ले लें और हाजिरी ना देनी पड़े उनको। लेकिन ये सारे स्टूडेंट ऐसे बहरहाल नहीं है, इनमें बहुत बहुत स्टूडेंट जो अच्छे भी हैं वो भी हैं जो कि बाकायदा तौर पर आए ही पढ़ने के लिए हैं। रहा मसला अब काम के ना होने का, तो उसके लिए अब एक केस चल रहा है। पहली जो है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हियरिंग हो चुकी है और हम लोग जीत चुके हैं। ये काम की इजाजत फिर वापस आ जानी है। लेकिन बहरहाल एक यूके बॉर्डर एजेंसी ने एक फैसला किया है, तो वो कोर्ट्स में जब केस चला जाता है तो यहाँ की कोर्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इंडिपेंडेंट है। कोर्ट्स में वही फैसला होगा जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा। जी तो वो कोर्ट्स ने जो इंशाल्लाह जब फैसला करना है वो, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन में आ रहा है और कोर्ट्स में पहली जो है ना जी वो हियरिंग हो चुकी है, अब दूसरी में होम ऑफिस वालों ने कुछ टाइम मांगा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये काम जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे यूनिवर्सिटीज को चाहे कॉलेजेस के हों, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में भी वही लेवल 4, 5, 6 की तालीम हो रही है और कॉलेजेस में भी लेवल 4, 5, 6 की तालीम हो रही है। इसलिए ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। तो होम जो कोर्ट्स हैं वो इसको बहुत सीरियसली देख रही हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तो कुरैशी साहब, आपने तकबीर टीवी के लिए वक्त निकाला। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब ने, उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मतलब इनकलाबी साहब बहुत शुक्रिया तकबीर टीवी के लिए वक्त निकालने का। ये फरमाइएगा। अच्छा, मेहरबानी फरमाए, पहले मेरा नाम ठीक बोले, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मेरा नाम बोला, बिकॉज आई फील वेरी शॉर्ट ऑफ यू नो कि मेरा नाम पूरा नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, आपको वैसे भी लोग जानते हैं 80% तो कश्मीरी रहते हैं मैं जानते हो ना, मैं लेकिन मेरा अच्छा, पूरा नाम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी। अच्छा, मैंने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी ही कहा है सर, शायद आप। नहीं, आपने मतलूब इनकलाबी कहा है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। मैं तो आपको कॉलेज के दौर से जानता हूँ। और ये फरमाइएगा, आज़ाद कश्मीर के आप वज़ीर तालीम हैं, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में तालीमी इस्लाहत हैं वो आप क्या ला रहे हैं? आपकी हुकूमत को अब मेरे ख़्याल में 4-5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। आपने अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं? बुनियादी तालीम में क्या तब्दीलियाँ ला रहे हैं आप? क्या इस्लाहत ला रहे हैं? हमारे ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, पहले तो मैं तकबीर टीवी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जी बहुत मेहरबानी आपकी कि आप जो यूके में हमारे रहने वाले लोग या दुनिया पूरी में सुनने वाले लोगों के लिए आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते में तालीमी सरगर्मियों के बारे में आप ने एक मौका फराहम किया कि मैं उनको बता सकूं। गुजारिश ये है कि 6 महीने का वक्त जो है वो बुनियादी तौर पे आपको पता है किसी भी ऐसी हुकूमत के लिए जो 10 साल या 15 साल अमरीतों के हुकूमतों के बाद आई हो और एक ऐसी स्टेमुलेशन रही है इस मुल्क के अंदर जहाँ कोई असूल, कोई राय, कोई बात पनप नहीं सकती, तो उसके बाद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है तो उसमें ये हुकूमत बनी है। तो हम जो है ना, हमारी ये फोकस्ड है, पीपल्स पार्टी बेसिकली तालीम दोस्त पार्टी है। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अगर आप तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कैडेट कॉलेजेस और पूरे मुल्क में जो है वो जितना भी, चूंकि तालीम पे हमारा फोकस रहा है भुट्टो शहीद साहब के ज़माने से और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने से भी,
हमारा तालीम के ऊपर फोकस है। ठीक, मतलब तो इनकलाबी आजाद साहब, कश्मीर के अंदर मतलब इनकलाबी साहब कोई खरी खरी बातें करें क्या? ऐसा नहीं, मैं यही बात बता रहा हूँ सियासी कि तौर पर आजाद कश्मीर में भुट्टो शहीद के जमाने से जो प्लनरी में जो कैडेट कॉलेज बना वो भुट्टो साहब ने ऐलान किया था, उनके जमाने में बना। और पूरे आजाद कश्मीर में उसके बाद कोई कैडेट कॉलेज नहीं बना 30 सालों के अंदर। तो दोबारा एक कैडेट कॉलेज जो है ना, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो डडियाल के अंदर आए तो उन्होंने ऐलान किया दूसरा कैडेट कॉलेज पीपल्स पार्टी को ये मौका मिल रहा है कि वो बनाएगी। आपको पता है मतलब इनकलाबी साहब हमारी चाहता हूँ जी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी को भी और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों को भी कि पब्लिक सेक्टर में मेडिकल कॉलेज जो है वो पिछले 50 साल में कोई भी हुकूमत नहीं बना सकी। हुकूमतें जो है वो लाखों से लड़ाती रही, इलाकाई तस्बीयत क्रिएट करती रही। तो ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर उनकी क़यादत में बनने वाली पहली हुकूमत है कि जिसको मेडिकल कॉलेज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर और मीर वाहिद मौलवी मोहम्मद फारूक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद जो है ये 2 कॉलेजेस कायम किए हैं। कायम हुए हैं या ऐलानात हुए हैं अभी? मतलब इनकलाब साहब ये तो ऐलान हुए हैं, कायम तो नहीं हुए हैं अभी, बनने ऐलान नहीं है। मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि नेक्स्ट विद इन 15-20 डेज जो है क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपको पता नहीं, इतला नहीं है। मैंने जो बात कही है वो यही कही है कि अभी ऐलान हुआ है, उसको कायम होना और क्लासेस शुरू करने में टाइम बाकी है। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ जी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों मेडिकल कॉलेजेस जो है वो कायम करने के लिए जो भी नेसेसरी जो है ना प्रोसेस है वो मुकम्मल किया गया है। प्राइमरी स्कूल बनाना जो है वो आज के जमाने में मुश्किल है, मेडिकल कॉलेज बनाना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग पूरे जो है ना वो हॉस्पिटल और पूरा उसका जो है ना वो फैकल्टी और सारी चीजें ये कायम करना इज नॉट इजी जॉब। और चौधरी अब्दुल मजीद ने बिल्कुल हम भी चाहते हैं ये हो, मतलब इनकलाबी साहब, इसीलिए मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, I'm a responsible man of the government. Why you are not listening? No, I am listening, but there is a question. I am an anchor person and I have a right to ask you a question, sir. सुने ना, मेरी बात तो सुन ले। कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो? नहीं, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, जज्बात में ना आए। ये कॉलेज नहीं है, आप एक रियासत के वजीर तालीम है और मेरा हक बनता है आपसे सवाल करने के लिए। कोई सियासी जलसा नहीं है पीपल्स पार्टी का कि आप बात करते रहे और आपको कोई रोके टोके ना। मेरी आप हुक्म करें। मैं टीवी चैनल्स भी वो नहीं है कि वो मुझे रोक के अपनी मर्जी की बातें मेरे मुंह से आप हुक्म करें, मुझे बताएं क्या। ये सीधी बात हुई और खरी बात हुई। ये फरमाइएगा कि आपको पता है हमारी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये तालीमी मेयार है वो आलमी सतह पर कम्पीट नहीं कर सकता है, वो उनका मयार बहुत लो है। उसकी बेहतरी के लिए प्राइमरी सतह पर और सेकेंडरी सतह पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 एक एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई है और उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जाके उसको साइन किया है कि वो विल अडॉप्ट दैट एजुकेशन पॉलिसी इन एजेके। ठीक। और उस पॉलिसी के मुताबिक आजाद कश्मीर में एजुकेशन कमीशन बनाया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जो हमारा इस वक्त जो है वो हायर ग्रेड के जितने ऑफिसर्स हैं उनको रिक्रूट करने के लिए जो कमीशन है उसके अंदर 3 जो मेंबर हैं वो इंडक्ट किए जा रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशन। तो वो जो 3 मेंबर हैं दैट विल बी एजुकेशन कमीशन कि जो प्राइमरी लेवल के टीचर को भी पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और उसको मौजूदा हुकूमत ने एक तल्ख जो है वो एक सख्त फैसला लिया है। हालांकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को प्लीज करती है, थर्ड डिवीजनर कोई हो या सेकंड डिवीजनर हो, जो भी अपने अजीजों करवा को भर्ती करते हैं, बट वी डोंट बिलीव इन दैट। वी बिलीव इन द प्रॉस्पेरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो तालीमी मेयार तभी बेहतर हो सकता है जबकि उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल का एक अदालत जो है वो हम कायम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम जो है ऑफस्टेट टाइप जो यूके में जिस तरह है इंस्पेक्शन सिस्टम वो भी एजे के गवर्नमेंट के अंदर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक बेहतर जो है वो तालीमी मेयार यहाँ आए। यहाँ जो टीचर्स को हम अच्छे ग्रेड दे रहे हैं और साथ उनकी जो है वो उनके
उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को भी जो है वो बाकायदा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इस प्रोसेस अच्छा, हम लोगों का जब तालीम हमने जब हासिल की प्राइमरी और मिडिल क्लासों में, तो हमारा जो प्रायोरिटी होती थी वो ये होती थी कि सुबह कौन सी अच्छी सी जगह जाकर किस पत्थर पे बैठना और कौन सा टाट हमने जो है उस पर जाकर उस कब्जा करना है। आप बच्चों को तालीम जो दिलवा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, हमारे पास कोई फंड वगैरह है, बच्चों के बैठने की कोई जगह है, या वो कोई माहौल बेहतर हुआ कि नहीं? कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं आपको बाद में बता देता हूं, लेकिन डॉक्टर असद साहब इस वक्त मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। नहीं, मुझे पहले आप अपना नाम बताया ना, ताकि मैं आपसे मुखातब होकर बात करूं। मेरा नाम शिराज है और मैं टीवी पे प्रोग्राम करता हूं, यहाँ पे तकबीर टीवी पे, लेकिन असद शाह साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब। जी सवाल करें। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी जी, प्लीज सर आप। जी, मैंने मोहम्मद मतलूब इनकलाबी कहा है। धन्यवाद, कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, मैंने यही कहा है सर। सर मैं आज़ाद कश्मीर और मजे की बात यह है टीवी पर आपका नाम और पूरा फोटो मोहम्मद मतलूब इनकलाबी डिस्प्ले हो रहा है। जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ शिराज जी, थैंक यू। ये सवाल सुन लीजिए। मतलब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब, मैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ जी। मैं आपसे, मुझे ये खुशी है कि आपको आज़ाद कश्मीर के महकमा तालीम का वज़ीर बनाया गया है कॉलेजेस का, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी कोटली कैंपस से फारिग तहसील हैं और MBA किया हुआ है। जी। तो मैं सिर्फ आपसे मैं ये हैसियत उस्ताद में आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब तक हमारा तालीमी सिलेबस एक नहीं होगा, उस वक्त तक हम आज़ाद कश्मीर के अंदर से दोहरे तहे और चोहरे किस्म के तालीमी जो हमारा निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। जी, दोनों सवाल इकट्ठे हो गए हैं, आप जवाब दीजिए मतलब साहब, वेरी ब्रीफली प्लीज। जी, दोनों सवाल सुन लिए आपने, टाट वाली बात भी और ये जो दोनों सिलेबस है ये इकट्ठे नहीं होंगे तो निज़ाम हमारा प्राइवेट सेक्टर और सर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी अदारे हैं उनके अंदर जब तक ये बहुत ज़्यादा तफावत दूर नहीं होती उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर। जी सर। अच्छा शिराज, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपके सवाल का जवाब के मैं आज भी जो है ना, जिसका वो नहीं कहते कि आवाज दे कहाँ है जी, दुनिया मेरी कहाँ है जी, जुआ है। गुजारिश ये है कि कभी टाट वाला वो जमाना और पत्थर के ऊपर बैठने वाला वो जमाना आ जाए, उसमें रियलिटी थी, उसमें ट्रुथ था, उसमें कमिटमेंट थी, उसमें डेडिकेशन थी, उसमें ऑनेस्टी थी, और वो जमाना उसमें लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन आज के जमाने की जो है वो पता नहीं जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं तो जदीद दौर के तकाज़ों अब नंबर भी डिस्प्ले करेंगे ताकि सवाल भी आ जाए पब्लिक की तरफ से। जी जी, मतलब साहब, जी मतलब इनकलाब साहब आपकी बात सुनाई दे रही है। हाँ शिराज, मैं ये चाहता हूँ कि बेंच हूँ और कुर्सियां हूँ, पता नहीं क्या ना क्या हो, लेकिन आप बुरा ना मनाए तो मैं ये कह दूं कि टाट के जमाने में और पत्थर के जमाने में कम से कम हकीकत थी, रियलिटी थी, ठीक, और ट्रुथ था। और वहाँ उस वक्त के पड़े हुए लोग जो है ना, आज भी उनके अंदर कोई ना कोई रमक असूल की और जो है ना वो हकीकत की नजर आती है। ठीक, बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि हम पत्थर फंड्स की क्या सूरत हाल है, मतलब इनकलाबी साहब फंड्स हैं, पैसा है। आपको ये कहना चाहता हूँ आजाद कश्मीर हुकूमत के पास दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड फंड्स। हम फंड्स प्रोवाइड करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। हमने जो है वो ज़लज़ले के इलाके के अंदर जो है वो बिल्ट वेरी गुड बिल्डिंग्स, वेरी गुड सिस्टम हमने बिल्ड किया है और वो फैसिलिटीज दी हैं, और ये कोई बात नहीं है। नंबर 2 जो डॉक्टर असद साहब का सवाल है, ठीक, उन्होंने ये सवाल किया है और वो हमारे पार्टी मंशूर का हिस्सा है, और वो हमने जो मैनिफेस्टो दिया इलेक्शन में उसमें ये हमने कमिट किया लोगों से कि हम इक्वल जो है वो करिकुलम करेंगे, निसाब जो है वो एक जैसा करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो रिटायर्ड जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं या जो इस वक्त हाजिर हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं, जो हमें सुजेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली वो आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पाथ कि हम जो है वो एक जैसा निसाब करें ताकि यहाँ एक इक्वालिटी हो और यहाँ तबकाती निज़ाम जन्म ना पाए। ठीक है, मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब, वज़ीर तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। शबीर साहब आपसे रिस्पांस चाहूँगा, हमने नंबर भी डिस्प्ले करना है ताकि कुछ नाजरीन से भी बात हो जाए। जी असल में I don't know response in what respect either नहीं, रिस्पांस ये है कि
मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ख़जाना खाली है, तालीम हो या जो भी शुबा हो वहाँ पैसे नहीं है, चूँकि इन्होंने पैसे जो है पाकिस्तान दे दिए हैं, ये ऐसी मेरी मालूमात है। आप क्या कहें? चलो खैर, जो आपकी मालूमात हैं वो आपको ज़हन नसीब, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, जो मिनिस्टर साहब जो रेलेवेंट है, मुझे ज़हन नसीब नहीं, ये बुरी बात है। नहीं, मैंने आपकी मालूमात कहा कि वो ज़हन नसीब आपको, मेरे नसीब ये है मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरे लोग तरक्की करें। आई विल बैक द डिफरेंस कि मैं समझता हूँ कि अगर एक मिनिस्टर ने हु हैपन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोर्टफोलियो में, उन्होंने एक रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये कहा है कि इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड द फंड्स। अगर वो फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते थे तो उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जब उन्होंने ये बात कही है तो मैं यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाली जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत है, वो पाकिस्तान से और अपने वसाइल से तालीम के मैदान में वो वसाइल प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे लोगों को इससे इस्तेफादा होगा। लेकिन इसके साथ चंद एक बातें हैं जिनका उन्होंने भी जिक्र किया है और मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्मिटी है ना सिस्टम के अंदर, जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो मिल के हैंड इन हैंड जब तक काम नहीं करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग जब तक सही नहीं होगी, उसकी इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन नहीं होगी, तो इन बातों में मुश्किलात तो हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमने मिस की है, आइदर इट इज़ ए पाकिस्तान और इट इज़ आज़ाद कश्मीर और इन ब्रिटेन, पाकिस्तानी कम्युनिटी का जहाँ का ताल्लुक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका बच्चा जब स्कूल के लिए अपने घर से पहली दफ़ा निकलता है, फ्रॉम दैट वेरी डे until the child completes at least secondary education, your communication level must be in such a way with the child कि आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, उसको एम्पावर करें, उसको ट्रस्ट दें, उसको एहतमाद दें। दो कॉलर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं, शायद आप ही से बात करना चाहते हैं या डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब शिराज साहब, मकसूद शाह जी मकसूद शाह साहब, आप मंजिल पे मंजिल प्रोग्राम भी देखते हैं क्या? जी मैं देखता हूँ। मैंने सोचा आप सिर्फ मैंने पहली मंजिल पे तो आप बात कहीं और ले गए थे, वो अपने नाम जी मतलूब इनकलाबी साहब को, वैसे तो लिखते मतलूब इनकलाबी हैं, जनाब मोहम्मद मतलूब इनकलाबी से आपने गलती है। मैं जनाब असद शाह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये रेफ्यूज डेपोज जो हम लगा रहे हैं शहरों के बाहर, में रेफ्यूज जितना भी है, उसका माहौल पर क्या असर पड़ता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा माहौलियाती आलूदगी का जो मेन फैक्टर है वो हमारे सीवरेज और ये है रेफ्यूज को प्रॉपरली डिस्पोज न करना। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? थैंक यू शाह जी। वाटफोर्ड से मकसूद शाह साहब थे, नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इफ्तिखार किथियाड़वी साहब बोलिए। जी क्या लगा जी खैरियत है, बात करें, आपकी बात सुनाई दे रही है। लुटन से इफ्तिखार किथियाड़वी साहब हो रहे हैं, मुझे आवाज पहचान गया। थैंक यू। सबसे पहले मेरा आपको सलाम और डॉक्टर साहब से और जनाब शबीर अपने शबीर साहब को आपको जी। तो सर मैं ये काफी देर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब अपने असद साहब को आए हमारे ये लुटन काउंसिल में भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाना है, तो मैंने उनको बोला कि आप पहले वहाँ जाएं। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो हमारे सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, उनके मतलब बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये लोगों को ये तस्वीर जा रहा है कि इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन अच्छी नहीं है, उन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजे हुए। ठीक है, तो प्लीज ये अगर इनको बोले कि ये थोड़ा हमारे क्लियर करें कि यहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, एक बार उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में गया तो जब मीडिया के अंदर बात गई तो उसने इस्तीफा दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? राजा ज़हीर अहमद कियानी एडवोकेट। जी कियानी साहब बिस्मिल्लाह, क्या कहेंगे? जी शराब साहब खैरियत है? शुक्र है जी अल्लाह का भाईजान। आगे आपने एक तालीम के मुतालिक फोन किया था आजाद कश्मीर के वज़ीर तालीम को सर जी, तो उस पर बात करना चाहता हूँ कि सच्ची बात यह है कि आजाद कश्मीर के तालीमी मैदान में वाकई ये पीपल पार्टी ने कॉलेज तो 2 दिए, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम जो है उसमें असातिज़ा की हाजिरी का बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी, सियासी होते हैं ना सारे,
असातिज़ा भी सियासी है। असातिज़ा की हाज़िरी जो है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि असातिज़ा की हाज़िरी जो है वो वज़ीर तालीम साहब भी शायद सुन रहे हूँ कि असातिज़ा की हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। बेशुमार असातिज़ा जो हैं वो ऐसे हैं कि वो स्कूल जाते ही नहीं है, और अगर जाते हैं तो वो फुल टाइम सियासत करते हैं। तालीम से पता चलता है कि उनका तल्लुक ही नहीं है, बल्कि वो सियासत के मैदान में सरगर्म अमल रहते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी रिक्वेस्ट है बहुत शुक्रिया। वक्त आपका पॉइंट बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी की आवाज़ ज़रा सा प्लीज़ कम कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत है? जी शुक्र। प्रोफेसर लियाकत साहब वाटफोर्ड से बोल रहे हैं जी। क्या हाल है साहब, ठीक ठाक हैं सब, खैरियत है? जी मेहरबानी हजूर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मेहरबानी। और जो आपने सवालात किए वो बुनियादी हैं, और ये अच्छी बात है कि वो आप कह रहे हैं मिनिस्टर साहब कि हम मेयार तालीम बुलंद कर रहे हैं। अच्छी बात है कि बुलंद कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर लियाकत साहब। जी नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, थोड़ी सी देर पॉज ले लेते हैं यहाँ पे, सवालों के जवाब आप दे दें जल्दी से, तो फिर आपसे फरमाइश भी है कुछ। अच्छा, पहली तो बात ये है कि जो बताया गया कि जो कूड़ा करकट हम बाहर फेंक रहे हैं, भाई ने कॉल करके पूछा, वाकई इसमें उनका ये सवाल बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम शॉपिंग बैग्स को जो बाहर फेंक देते हैं। शॉपिंग बैग्स को हम जब जलाते हैं तो इससे कैडमियम गैस निकलती है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये ज़मीन के अंदर पानी की रुकावट को और छोटे छोटे माइक्रोब्स के निज़ाम तनफ़ुस को बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो इससे कैंसर फैलता है। फिर हम इसमें सब्जियां और दालें पैक करके खेतों में फेंक देते हैं हमारे देहातों में, उसकी वजह से इसके अंदर माइक्रोब्स और बैक्टीरिया म्यूटेट होते हैं और बीमारियां फैलती हैं। ये बात बिल्कुल उनकी 100% सही है। इन्होंने ये पूछा है कि आप क्या कर सकते हैं। बहैसियत उस्ताद, हमने बंजूसा झील के अंदर से शॉपिंग बैग्स को निकालने का हमने बीड़ा उठाया। हम स्टूडेंट्स को लेके वहाँ निकले, हमने उसके इक्विपमेंट छोटा सा खुद डिज़ाइन करते रहे, उनको वहाँ से हमने झील को साफ़ किया। अब ये हम सिंबॉलिक चीज़ें कर सकते हैं, हम सेमिनार्स करवा सकते हैं, ये बात गवर्नमेंट का काम है और बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, और ये खदशात वहाँ पहुँच। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, आज़ाद कश्मीर के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकें? आपसे पहले और फिर 1 मिनट, इनसे भी 2 मिनट। मैं कहता हूँ कि ये जो यहाँ की बरतानिया की कम्युनिटी है बहुत चैरिटी कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, यहाँ रह कर भी इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर भी अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी मैं समझता हूँ, बेसिक उस्ताद मेरी सजेशन है कि आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारों को अपनाया जाए, सरकारी तालीमी अदारों को अपनाया जाए। यही आपकी सबसे बड़ी डोनेशन है। जिस इलाके के अंदर जो आया हुआ है उसके इर्द गिर्द जो सरकारी तालीमी अदारा है उसको डेवलप किया जाए। अगर वहाँ एक उस्ताद नहीं पढ़ा रहा, आप लोकल कम्युनिटी से आप एक टीचर को लें, उसको थोड़े से पैसे दे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें 1 महीने के लिए, भी बड़ी खिदमत है। अगर वहाँ वाशरूम नहीं है, आप सरकारी तालीमी अदारे के अंदर वाशरूम बना दें। आप वहाँ पर क्लासरूम बेहतर नहीं है, पंखे, 1 सेकेंड सर प्लीज़, पंखे नहीं है, आप वहाँ पंखे लगा दें। और सबसे बढ़कर ये कर दिया जाए, अगर हुकूमत ये कर दे कि सरकारी तालीमी अदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम के बच्चों पर प्राइवेट तालीमी अदारों में जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर से आने वाले काफिलों के ऊपर जो इस्तकबालिया होते हैं, जो पैसे हम खर्च करते हैं, वो तालीम पे लगाएं और उससे इलाके की कफालत करें। इनकी लोगों की तो आदतें बिगड़ती हैं यहाँ आकर, और ये बिगाड़ने वाले हम लोग हैं। लास्ट कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी मैं खालिद बोल रहे हैं बर्मिंघम तो। जी खालिद साहब क्या कहेंगे? बस मैंने मिनिस्टर साहब से बात करनी थी, ये कश्मीर के जो टीचर है, ठीक है, शबीर कटारिया साहब से बाद में फोन करके हमारे स्टूडियो पर उनका नंबर हम आपको दे सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वो इस वक्त मौजूद नहीं है, चले गए। आखिरी बात सर, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, चूँकि वहाँ भी पढ़ा और यहाँ भी मैं रहा हूँ काफ़ी अरसा, मैं समझता हूँ जो वहाँ तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, स्टार्ट वहाँ से होगा तो फिर यहाँ के लोगों को इंसेंटिव मिलेगा। उसमें जो रुकावटें हैं ना, ऑब्स्टिकल्स हैं, जो मसलन पॉलिटिकल जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए निज़ाम के अंदर, और करप्शन का एलिमेंट बिल्कुल एलिमिनेट होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करके लोकल लेवल पे कंसल्टेशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना चाहिए वहाँ, in order to bring the better education at the local level from primary school and all the way onward। निज़ाम अर्तकाज़ को ख़त्म करके, डिसेंट्रलाइज को ख़त्म करके इसका मुशावरती अमल को लाना चाहिए, और उसके साथ स्टीरियोटाइप सिस्टम
को ख़त्म करना होगा। अगर आपने को बेटर एजुकेशन देनी है, स्कूल का जो ऑटोनॉमी, स्कूल की अपनी एक ऑटोनॉमी को आपको अलो करना है कि वो स्कूल खुद अपने कदर मंजिल के साथ आगे बढ़े, उसके अंदर कोई जो एलिमेंट ये लिख के भी देंगे और इनको भी देंगे। आपसे हमने, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, साइंसदान भी हैं, शायर भी हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं। आपकी 2 मिनट है और मैं अपना टाइम भी आपको दे देता हूँ। वो अपनी जो आपने नात लिखी हुई है वो अगर सुना देते। एक बात कह के मैं इजाज़त चाहता हूँ, वो जो है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने इंट्रोड्यूस करनी है मुल्क के अंदर, ये बहुत लाजमी है और यूनिवर्सली इट्स नॉन वेल नॉन कर रही है। 2 मिनट मेरे अपने अख्ताम के भी आपको देता हूँ। नात के कुछ अशार हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझ पे भी नज़र करम कर दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझ पे भी नज़र करम कर दीजिए या रसूल अल्लाह, मेरा कशकोल रहमतों से भर दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं अपने दामन की गलाजतों से रिहाई चाहूँ, मैं अपने दामन की गलाजतों से रिहाई चाहूँ, मुझे कौसर की कोई पाक लहर दीजिए या रसूल अल्लाह। दुनिया के बाज़ार तो गम का सहरा हैं, दुनिया के बाज़ार तो गम का सहरा हैं, मुझे यसरब का कोई नगर दीजिए या रसूल अल्लाह। और फिर शेर है कि मैं खाक चुनता रहूं, मैं खाक चुनता रहूं, मैं खाक चुनता रहूं और पलकों से लगाता रहूं। सुभान अल्लाह। मैं खाक चुनता रहूं और पलकों से लगाता रहूं, मुझे रोज़े का कोई दर दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरा दामन भी मेरे कशकोल भी रहमतों से भर दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे आखिरी पैगाम दे दें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों, कश्मीरी बहनों और भाइयों को कि आप अपने बच्चों को यहाँ की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाएं। ये आपका हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। उनके अंदर पाकिस्तानियत को प्रमोट करते रहें, इस मुल्क के साथ भी वफादार रहें, लेकिन जिस मट्टी से उनका खमीर उठा है उनके लिए भी सोचते रहें। और तालीम ही वो ऐसी चीज़ है, तालीमी अदारे ही वो ऐसी जगह हैं जो सस्टेनेबल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी जो वलायत यात्रा है उसके अनवान से जो आप किताब छाप रहे हैं उसकी 17वीं किस्त अखबारात में छप चुकी है, उसमें तकबीर टीवी का जिक्र होगा आज के प्रोग्राम का। जी, मैं तकबीर टीवी का खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ और इंशाल्लाह जब अगर वो मेरा किसी शेर से आगाज़ करेंगे उसका या वैसे किसी नसर से? तकबीर टीवी का मैं शेर लिख सका तो ज़रूर लिखूँगा। जो आप तकबीर टीवी काम कर रहा है यहाँ की कम्युनिटी के लिए, उसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने जैसे आज के तालीमी प्रोग्राम, साइंसी प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम किया, आप इस मुल्क में यूँ समझ लें कि इंसानों की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मुसलमानों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और इंसान जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी तकबीर टीवी की खिदमत करनी चाहिए और इन प्रोग्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप किसी कारोबार में हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी चाहिए, तकबीर टीवी को सपोर्ट करना चाहिए। हर लिहाज से तकबीर टीवी की सपोर्ट आपकी हमें दरकार है। ये प्रोग्राम खुदा करे चलता रहे। आज आपने देखा कि एक शायर, एक साइंसदान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान जिसकी तहकीक हुई है, और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद सारे जो हैं वो खुदा को बिल्कुल सरे से ना मानने वाले थे, लेकिन मेरी तो इसी में वक्त इतना गुजर जाता था कि उनको ये कायल करने के लिए कि इस्लाम है क्या, खुदा है क्या। और फिर मैंने जब साबित किया तो वो मेरे इस नुक्ता नज़र पे जो है वो आमादा हुए और कायल हुए, और आर्गूमेंट से और तालीम से मैंने उनको कायल करने की कोशिश की। ये बड़ी कामयाबी है। शबीर अहमद कटारिया साहब, असद शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मेहमान थे जिन्हें हमने कोशिश करनी थी लेने की लाइन पर, लेकिन वक्त आड़े आ गया और बहुत सारे नाजरीन से भी बात करनी थी। इंशाल्लाह हम रूल ऑफ लॉ की भी बात करेंगे, तालीम की भी बात करेंगे, सियासत की भी बात करेंगे, मैशत की भी बात करेंगे। तकबीर टीवी इज़ ऑल अबाउट दिस, और ये मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।